तो इस बार मैंने देखा कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे वो 100% का स्ट्राइक, जो भी मैंने बताया था उसमें 100 में से 100 क्वेश्चन थे। सभी सेक्शंस के अलग अलग सेक्शंस रखे मैंने। मगर आपको जैसे आप देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये, तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने सिर्फ लिए नहीं, इतने सारे क्वेश्चन जो हैं जो आपको बड़ा हार्ड लगता होगा, उसी तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आपके, ये सिर्फ लिए नहीं है, इनके मैंने क्लास के रिकॉर्ड्स भी दिए। जैसे इकोनॉमिक्स है आपका, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हमने लिया ही नहीं है इसमें, इसके क्लास में जो हमने सेक्शंस को कवर किया था उसका एक सेक्शंस। दूसरा अदर्स में जो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, जैसे कि इसमें करंट अफेयर्स हो सकता है आपका, कोई ऐसा सेक्शन जो कि आपके पास रिसेंटली कोई चर्चा में रहा हो, जैसे ब्रिक्स वाला हमारा सेक्शन था एक में, तो मैंने इसको करंट अफेयर्स के सेक्शन में से डाला हुआ। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे कम क्वेश्चन थे इसलिए हम इससे शुरुआत करें, है ना। मैं इस लेवल पर इस बात को आपको श्योर करना चाहता हूँ कि हमने क्लास में जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से जीएस के पेपर में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस थे, पर सब्जेक्ट की बात करूँ तो 65 से 70% क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट है। और ये स्ट्राइक रेट जो है सिर्फ कहने से नहीं होगा, मैं इसको अभी डिस्प्ले में चेक कराऊंगा आपको। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत रीसेंट आपके थे, मैं चाहूँगा आप इसको हाँ ना में थोड़ा सा रिपीट करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि खालसा पंथ क्वेश्चन सुना आपने, रिसेंट ही तो था, बहुत दिन तो है नहीं इसमें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल रीसेंट वाले सेक्शंस में थे हमारे पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा आपसे, देखिए हाँ ना बोलते हैं। अच्छा, मैं कहूँ आपको कि यंगर पिट और पिट्स इंडिया एक्ट याद है आपको? जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड बताया था। मैंने कहा था आपको उस समय क्लास में आकृति सो रही थी, मैंने कहा सोना नहीं है, एग्ज़ाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें और धैर्य रखिए थोड़ा सा। और ये बात रिकॉर्ड चेक कर रहा था ना, तो उसमें आया इसमें कि अच्छा मैंने क्यों कहा होगा, क्योंकि अगर आप अभी सो गए इसमें तो आने वाले लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हम इस क्वेश्चन के रेंज में कैसे जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब क्या ज़माना क्या है ना, थोड़ा सा टेस्टिमोनियल का है ना। कहते हैं कि अच्छा आपने किया था, कैसे पता चला। आज के दिन में तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन का एक बार एक रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा देखने का ज़रूरत नहीं, क्लास में चल रहा है इसमें। और पंचवर्षीय, अच्छा आपको मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही तो शायद कराया था, ये याद है आपको? 2 हफ्ते पहले जब मैं क्लास में 2 दिन छुट्टी पे था तो मैंने कहा ये वाले सेक्शंस पक्का आएगा इसको। देखिए अब मैं क्वेश्चन तक इसको लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है आपका ये। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था अभी उस पर आ जाएंगे बाद में, क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि उसी क्वेश्चन के लिए बार बार बताया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखेंगे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान में सबसे पहले क्या लिखा है? ये पीसी लिखा है, देखिए अंडरलाइन भी कर रहा हूँ मैं, पीसी लम महालनबी से अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन था। अच्छा, आज का जनरेशन कहता है कि क्या सबूत है, कहता ना सबूत क्या है इसमें। अच्छा बताइए, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन सभी हैं हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ये पहला सेक्शन हुआ जिसको मैंने अभी रखा है आपका। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्या है इसमें? प्लान हॉलीडे, डेट क्या है आपका? 1966 से 69। इसका एक बैकग्राउंड चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? देखिए क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। तो बिल्कुल डेफिनेट आपका जो है जितना भी सेक्शन मैंने कराया वो इस सेक्शन में, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा। अच्छा, प्लान हॉलीडे क्या लिखा है मैंने इसमें? अंडरलाइन करके बताया इसमें, आपने नोट्स भी बनाया होगा इसमें। अब इसको हम बंद कर देते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में हमारा स्ट्राइक रेट क्या चला गया? 100 में से 100 जा रहा है। अब हमारे पास जो है हिस्ट्री जो कि रिसेंट आपका चल रहा था, मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ। बड़े अच्छे और हार्ड क्वेश्चन थे। कभी भी मैं यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैं उसको इंसल्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका वो क्वेश्चन को बहुत ही स्टैंडर्ड रूप से बैलेंस करके देता है। कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड के हार्ड होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कुछ लोग देख रहा हूँ कि बहुत सारा जोश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं इसमें, क्या 10 लाख लड़के 5 लाख लड़के एग्ज़ाम जो देते हैं
तो क्या ये ईजी हो गया तो वो लाख लड़के इस पास हो जाएंगे क्या? नहीं होगा। अच्छा, कट ऑफ कितने पे रहेगा? वही होगा 350 मार्क्स या 400 नंबर। अब बताइए ईजी कहाँ है? आज़ादी के बाद से अब तक जो है इसके स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएस एस्पिरेंट, एनडीए में यूपीएससी है आपका, सीडीएस में यूपीएससी है, तो हमें इस एग्ज़ाम को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए और कभी भी उसको नहीं अरे बड़ा आसान, कभी आसान नहीं हो। इसका कट ऑफ इसी रेंज में जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा तरीका कैसा था उसको समझने का। तो अभी देखिए इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे तरीकों में से, लेकिन मैं अभी रिसेंट वाला, ये तो आपका रिसेंट ही चला, क्या था इसका नाम? सिखिज्म। और सिखिज्म में कौन से गुरु? ये गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था इसमें? खालसा पंथ, है ना। एक आवाज़ इसमें निकल गई इसमें। अब हम आ जाते हैं इसी सेक्शन में आपके दूसरे क्वेश्चन। अच्छा, आपको याद भी था कि नहीं खालसा पंथ वाला? ये तो बिल्कुल रिसेंट वाला सेक्शन था। एनी बेसेंट वाला सेक्शन भी मैंने लिखा था, लेकिन बॉबी वाला मेरे पास घर में नहीं था। अच्छा, एनी बेसेंट, अच्छा 1916 में एनी बेसेंट, और दूसरा नाम मैंने क्या बताया था होम रूल में, बताइए? बीजी तिलक। ये दो ऐसे आदमी थे जिन्होंने कि होम रूल की स्थापना की थी। दक्षिण भारत यानी कि मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट। और बम्बई में किसने किया था? हर बार बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चंस, और बिल्कुल ये सेक्शंस हमारे पास रिकॉर्डेड है। अभी हम देख लेते हैं दूसरा कौन सा है। आवाज़ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लैपटॉप में रख कर किया था इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को देख रहा था मैं गलत बता रहे थे इसको। अच्छा देखिए, ऐसा है कि क्लास तो पहचान रहे हैं ना आप? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था इसमें जिसमें कि पाल वंश का पीरियड चल रहा था। देखिए आप लोगों का मेमोरी जो है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि अभी रिसेंट एग्जाम में वो बहुत सारा चीज़ पढ़ रहे होंगे उसमें। तो पाल वंश के क्वेश्चंस में मैंने जो है ये वर्ड बोला कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको 3 तरीके से बताया। देखिए देखिए आपको इस बार क्या पूछा गया था? आपको याद है? इसमें रामचरित पूछा गया था, संध्याकर नंदी। और मैंने तीनों यहाँ पे रामायण, रामचरित और रामचरित मानस तीनों वर्ड लिखा है था इसमें, और कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लिए। और इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया इसमें। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। संध्याकर नंदी ने क्या लिखा था? रामचरित। कौन से टॉपिक में था? पाल वंश में था आपका। इस तरीके से हमारे सेक्शंस कवर हुआ। और 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री में, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है आपका। हिस्ट्री को लोग सबसे ज़्यादा हार्ड मानते हैं। अब इसको तो आपको रिसेंट ही किया था। देखिए तो ये तो आपका रिसेंट है एकदम। मेरे ख्याल से कितना दिन रहा होगा? शायद 10 दिन भी नहीं रहा होगा। अच्छा हाँ, क्यों नहीं बोल रहे थे? और इसी क्लास में आखिरी सो रही थी। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था बिल्कुल सो नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ चल रही है। तो मैंने आपको कहा था ना कि इसमें एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे, एग्ज़ाम मैं भी दे रहा। और एग्ज़ाम के बाद हमें मिलना है इस बात को साबित करने के लिए कि हम लोग जिस रेंज में जा रहे हैं ना, वो रेंज आपके बिल्कुल कंट्रोल का रेंज है। एक और सेक्शन था आपका संगम वाला जो है, जिसमें कि आपका लाल चेर और शेन गढ़वाल को पूछा गया था।
ऐसा नहीं आसान आसान क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन और बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें आपको लाल शेर वाला सेक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन आपका जो है हिस्ट्री का था, जिसमें 6 क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली जो है, हालांकि एक वीडियो में 2-3 वीडियो सेक्शंस भी रखे हैं। देखिए क्या अजीब इत्तेफाक है इसमें, क्लास आप एग्ज़ाम आपने दिया है, इसमें साबित हमें करना पड़ रहा है कि देखो ये वाला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, एक प्लेटू वाला क्वेश्चन है ना, किसका वाला? पठार वाला। ये तो हमारे पास डिजिटल जो है ज़माना चल रहा है ना, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि इससे हम लोग जो है बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन हमारे आ गए। अब देखिए प्लेटू में जो है जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन दिया, अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। अब ये जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन अगर हमने किया है तो हम तो अपना क्रेडिट लेंगे इसे। अब देखिए ये मैप को मैं थोड़ी देर में बड़ा करूँगा और ये मैप में बड़ा करने के बाद एक नदी आएगी आपकी। देखिए इस नदी का क्या नाम है और पढ़ कह रहे हैं हम लोग पठार। पूछा गया है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा नदी का उत्तरी वो है, इसका सीमा विस्तार। देखिए नर्मदा नदी, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू, बीच में नर्मदा। बिल्कुल एकदम करेक्ट फैक्ट। और हर बार मैंने आपको कहा है कि डायग्राम तो बनाना चाहिए आपको। कुछ लोग शायद अवॉइड करते होंगे, लेकिन देखिए जो डायग्राम हमने फोकस किया है उस डायग्राम पर ही आपका क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे रेंज का है आपका। देखिए बेंच इसमें पूछा गया था इसमें कि धरती के ऊपर बनने वाले जो लैटिट्यूड्स, अच्छा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे याद किया था हमने? लेटिट्यूड लाइनें, लैटिट्यूड खड़ी लाइनें, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो देखिए हमने एक लाइन खींच दी। इसमें प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक चल रहा है। लाइन खींचने के बाद जो है 0 डिग्री और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये नीचे साउथ पोल हो गया। कितने प्रेशर बेल्ट थे हमारे पास? 7 प्रेशर बेल्ट थे और फिर इनके नाम दे दिए। और फिर इसमें कहा है कि इनको सही क्रम में बताइए। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन होगा और सबसे ऊपर कौन होगा? पोल्स होगा। पोल्स सबसे बड़ा होगा। उसके बाद देखिए डायग्राम बनाया, ये हो गया आपका प्रेशर बेल्ट्स बनाया। अब इसके बाद देखिए इसका नाम भी बताएंगे अभी आप। देखिए साबित करना ज़रूरी है इसमें ना, नहीं साबित करेंगे तो आपके बीच में बहुत सारे लोग आगे क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अच्छा उसमें हिस्ट्री पढ़े थे उसी का क्वेश्चन आता, दूसरे का नहीं आता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स का 100% क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का रेंज देखिए जरा आप। मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पर और यही सेक्शन चल रहा है और आप हैं विद्यार्थी जो कि क्लास में थे, यानी कि आपके बीच में आकर तो कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना, पहली बात ही। अब देखिए नाम क्या लिखा है? सेमी पोलर। ये सेमी पोलर और पोलर के नीचे सेमी पोलर, तो बीच में सबसे पहले क्या है? इक्वेटोरियल। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल, उसके बाद सेमी पोलर, उसके बाद पोलर रीजन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछा गया। अब जो है क्वेश्चन एक और स्टैंडर्ड का आ गया। देखिए फेरेल्स लॉ, वाइज रूल और कोरियोलस का। इस बार का क्वेश्चन पूछा था कोरियोलस का। किसका पूछा था? पता तो होगा ना इसमें। अच्छा लिखा है कि नहीं कोरियोलस? अब देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका, तो क्वेश्चन लिखा है तो हम लोग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिर्फ कोरियोलस नहीं बताया इसमें, लिख तो दिया इसमें, अब कोरियोलस हो जाएगा। कभी कभी सीधे बताने से होगा, अरे ये तो सिर्फ वही बता रहे हैं, पहले कुछ नहीं बताया होगा पूरा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए आगे कोरियोलस, और कोरियोलस धरती पर ये घूम रही। कोरियोलस बल नेग्लिजिबल और जीरो कहाँ पर होगी? 0 डिग्री पर होगी और उसके बाद ये घूम जाए। कैसे घूमेगी इसका एंगल ये बनाया है। इसके साथ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था इसमें कि अगर इसके ऊपर धरती के ऊपर हवाई जहाज कोई इक्वेटर पर आना चाहे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये एग्जाम का और ऊंचा वाला क्वेश्चन। आप जो क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना तो ज़्यादातर सोचते हैं इसमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस एग्ज़ाम में इसमें जो है आपको एक बार नए तरीके से सोचने का डायमेंशन दिया। आप वाला क्वेश्चन तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं किया हो। इसके बाद बोलो अभी क्या टॉपिक चल रहा है? ओशन करंट। ओशन करंट का क्वेश्चन था कि नहीं था क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने ओशन करंट को डिस्क्राइब किया था इसमें, और डिस्क्राइब करने के बाद अल नीनो अल नीना का सेक्शन बताया था आपको, और फिर ये वार्म करंट का सेक्शन पूरा लिस्ट बता दिया था मैंने आपको। ये वार्म करंट में देखिए सेकंड वाला क्या है? अगुलास। और आप नोट खोल के देखिएगा इसमें कि मैंने आपको अगुलास करंट, बेंगुएला करंट और
मोजाम्बिक करंट, ये 3 करंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा था इसमें, क्योंकि ये हिंद महासागर की करंट और 0 डिग्री के ऊपर जो भी करंट चलती है वो हमेशा ही गर्म होगा, क्योंकि 0 डिग्री ऊपर गर्मी ज़्यादा है, फिर सब लिखा है। अगुलास के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना, हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा, और एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, 4 में से 1 जो है कौन सी गर्म जलधारा, तो जाहिर सी बात है अगुलास का जलधारा जो है वो आपका बिल्कुल एक डेफिनेट क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और उसको मैंने 3 धारा से ही बताया, मैंने कहा ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना। अब इस क्वेश्चन के रेंज को देखिए, जिसने ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के सेक्शन को बताया, मेजोरिटी ऑफ लोग आपको बोलेंगे कि हमने इसको किया। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की डायमेंशन को मैंने सॉल्व कैसे किया। जनरली क्या होता है कि जब मैं कहता हूँ आपको कि देखिए आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, टॉपिक बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए इस टॉपिक को हमने इतने रेंज में पढ़ा, और रेंज में पढ़ने के बाद एपी सेंटर हाइपो सेंटर को पढ़ाने के बाद अब देखिए टेक्निकली ये डायग्राम आ गया आपको। इस डायग्राम के साथ हमने पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स को पढ़ा, और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिग्री वाला है, इसमें कौन से डिग्री में जो है वेव चले। देखिए इसमें 105 डिग्री दिख रहा है आपको, 105 से 145 डिग्री, ये क्वेश्चन है इसमें, याद है आपको? 105 से 145 डिग्री का आपका रेंज था, और यही एग्जाम में पूछा गया था, और जिसने इसको नहीं पढ़ा हो भगवान जाने। अच्छा, इसके साथ सूर्य ताप का भी क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे वीडियो को हटा दिया इसमें। सूर्य ताप का मतलब होता है इंसोलेशन, सूरज की गर्मी से, है ना। ज्योग्राफी में लगभग 10 क्वेश्चन आपके क्लास के आए थे। टॉपिक क्या चल रहा है? इंसोलेशन, और यहाँ पर रीजन पूछ रहा है इसमें कौन कौन से रीजन है जिससे कि सूर्य ताप प्रभावित होता है। अब देखिए इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने क्या क्या लिखा हुआ, उसको साइंटिफिकली डायग्राम के साथ। डिस्टेंस फ्रॉम द सन है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, और टिल्टेड, धरती का टिल्ट हो। 3 रीजन बताए थे, एग्जाम के पेपर में देख लीजिएगा आपको, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए धरती टिल्टेड क्या होता है, इसके बारे में बताया मैंने आपको। जब आपको कहते हैं ना कि रेगुलर रहना मस्ट पार्ट है आपको, तो आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने घर में पढ़ाई कर लें। कंसिस्टेंट रहेंगे तभी तो आपके पास 60 से 70% की स्कोरिंग जाएगी। कौन से क्लास में कौन सा चैप्टर निकल जाए कैसे पता चलेगा। अब एक और है, इसको देख लेते हैं, इसमें दूसरे टॉपिक आपको। अब देखिए आपके पॉलिटी में 2 और 3 क्वेश्चन है, और आपको जानकर अच्छा लगना चाहिए कि तीनों क्वेश्चन क्लास है, तो साबित तो करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे साबित करते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा था आपका? फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन जब हम लेके चल रहे थे इसमें, तो आपका कौन कौन से फंडामेंटल राइट है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन में आपका जो है फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको। 2 क्वेश्चन थे आप, यही पे आपका देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलने दीजिए इसको। आर्टिकल 21A पूछा गया था, और आर्टिकल 19 पूछा गया। कौन कौन से राइट है उसके बारे में लिख रहे हैं थोड़ा सा भी। भाई आपने एग्जाम दिए, हमने भी तो दिए, ऐसा थोड़ा ना है कि आपने अकेले ने दिया, हमने भी दिया, और हम कह रहे हैं भैया हम तो पास हो रहे हैं, और पास हो रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें। तो क्लास की आपकी स्ट्राइक रेट जो है 65 से 70% की है, और कुछ सब्जेक्ट में तो 100% की स्ट्राइक रेट। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सफिशिएंट रीज़न है आपका जो है क्लास में रूल्स को मानने के लिए। देखिए राइट टू फिजिकल फ्रीडम में आर्टिकल 21 अभी आएगा, और आर्टिकल 21 में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अपने आप में काफ़ी होगा इसमें। 6 साल से 14 साल का स्लैब जो था आपका, और उसको मैंने आपके DPSP रूल में भी पढ़ाया आपको, और फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में भी बताया, दोनों सेक्शन में बताया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मैंने इसको 3 चार्ट में बताया था इसको। सबसे पहले ये मौलिक अधिकार में है जो कि 21 के A में है आपका, दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्व में है, दूसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी
तीनों में ही आपका शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार पहले जो है 6 साल से स्टार्ट था, 6 साल वाले सेक्शन में था, फिर इसको 6 साल से 14 साल किया था। हमने 14 साल के सेक्शन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन का एक एग्जाम्पल था, यानी कि मैट्रिक तक की शिक्षा जो है सरकार की तरफ से फ्री में दी जाती है। तो इस तरीके से हमने वाले क्वेश्चंस के सेक्शंस को सॉल्व किया। मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस के रेंज को भी थोड़ा सा देख लें। इसमें देखिए, निम्नलिखित क्षेत्र जोन भूसतह अक्षांशीय विस्तार, अच्छा इसको हिंदी में ले लिया इसमें। इक्वेटोरियल जोन, अच्छा धरती पर अगर देखें तो इक्वेटोरियल जोन इसको कहते हैं। मिड लैटिट्यूड जोन, सब आर्टिक ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं इसमें, और मिड इसको कहते हैं इसको। फिर उसके बाद सब आर्टिक हो गया, यानी कि 66 वाला हो गया, और ये हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया 4। तो 4 से देखिए स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी किसमें, विश्व इक्वेटर से, इक्वेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और इक्वेटर के बाद आ जाएंगे 4 में जाना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल इक्वेटर तो आपका ट्रॉपिकल है आपका, और उसके बाद जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन में। तो इस तरीके से हमारा एक रेंज वाला क्वेश्चन बनेगा। ओशन ट्रेंच वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। ओशन ट्रेंच का मैंने वीडियो आपको नहीं दिया, क्योंकि उसका वीडियो जो है ढूंढने में टाइम लग रहा था अभी। ये भी सेक्शन बड़ा अच्छा था, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। धरती पर ये और इसको हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसे करके इसको, और कह रहे थे ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पर जो है ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। मैप अगर आप बनाते होंगे तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को वीडियो देख लिया आपने, आप थोड़ा सा बता दें ऐसा क्यों है। इसमें मैंने आपको बताया था, बाल्टी में पानी भरिए और बाल्टी में पानी बीच में हाथ डाल के इसको घुमाइए, पानी बीच से नीचे बैठेगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर धरती घूम रही है, दोनों एक्सेस यहाँ पर है, तो दोनों एक्सेस यहाँ पर है, धरती घूम रही है इसमें। तो इसका जो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर जो होगा उसका हवा कहाँ चला जा रहा है, ये बीच में चला जा रहा है। बाल्टी को भर कर जो है बाल्टी के हाथ में बीच में हाथ डालेंगे और उसको घुमाएंगे, तो बाल्टी का पानी कहाँ जाएगा, साइड में जाएगा, और इसका अर्थ का साइड तो आपका ये हो गया ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के रेंज को सॉल्व किया हुआ है। पी वेव्स एल वेव्स का तो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया इसमें। महासागर की धाराओं को प्रभावित करते देखिए, कैरियोले, सौर ऊर्जा, पवन, ये सब आपका सेक्शन जो है अलास्का, अगुलास, ऑकलैंड, वेस्ट, क्या बताया था आपको, डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाया था हमने, आप देखिएगा इसमें। ये भारत है और ये जो है, और ये भारत में जो है ये मोजाम्बिक की धारा है आपको, और नीचे जो धारा चल रही है इसका नाम है अगुलास की धारा। आपको यकीन ना हो तो जाके नोटबुक में देखिए, अभी भी सो रहे तुम लोग सो मत क्लास में, है ना। तुम लोग जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, सो जाता है, और फिर चाहते हो कि एग्जाम का क्वेश्चन क्लास से ही आ जाए, तो किसको, दीवार को बताएंगे इसमें। कुछ लोग हैं जिसमें नींद ज़्यादा आती है उनको, हालांकि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए प्रॉब्लम हमारी नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, इसमें नॉर्थ मोस्ट रिवर बेसिन ऑफ डक्कन प्लेटू, अच्छा अभी तो बताया था मैंने, डक्कन प्लेटू का नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, नर्मदा आ गया था इसमें आपका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन है ना। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शंस में, इंडियन ज्योग्राफी में 2 और 7 इस सेक्शन में चले जाएंगे। देखिए हालांकि अभी इस समय आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो है ना, इसको बहुत सारा जगह क्लेम करने का नहीं बना इसमें, हाँ हमने किया, अरे यार हमने पहले किया है ये साबित करिए ना, बाद में क्वेश्चन दे दिए तो ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जो टीचर इस एग्ज़ाम को डील कर रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ग्रेसफुली रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ईजी नहीं, सारे क्वेश्चन ईजी नहीं, क्योंकि अगर ईजी होते तो मेरे हिसाब से फिर तो 50% का कट ऑफ जाएगा, और किसी से पूछेगा 50% जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिस एग्ज़ाम में 100 में से आप 35 और 40 नंबर लाकर पास हो जाते हैं, तो ईजी कैसे कह सकते हैं। आप तो बोर्ड में 90% भी लाए थे, लेकिन अब तो नहीं ला पा रहे। तो बोर्ड इजी है कि आपका यूपीएससी इजी उसे कुछ नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी ऑफर टू दिस एग्जामिनेशन। तो इसलिए इस एग्ज़ाम का रिस्पेक्ट करना है और क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा इस तरीके से चेक करना है। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस मैंने रखा है इसमें, शुद्धतम स्रोत कौन सा है, पानी,
जैसे देखते हैं, ये बहुत सही बताया आपने। जैसे कि धरती पर कोई भी सोर्स होगा वाटर का, उसमें तो मिनरल्स मिल जाएगा, मिनरल्स इम्प्योरिटीज़ मिलेगा। लेकिन जब इसका इवेपोरेशन होगा तो सारे मिनरल्स तो भारी हैं, वो बैठ जाएंगे। इवेपोरेशन के बाद वो हल्का हो जाएगा, और जब बारिश होगी तो क्या करेगा? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ये वर्षा का जल वाला क्वेश्चन था, जिसको मैंने अदर्स में रखा हुआ है। ब्रिक्स वाला तो हमने रिसेंटली किया था, इसमें दिल्ली में नहीं हुआ था, ये सेकंड वाला इसमें गलत है आपका। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको मैंने रखा था इसमें, बॉक्साइट और क्रोमाइट। ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था आपका, जो कि उड़ीसा में आता है। जल वाहक आपका एक रीसेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन था आपका। और जल वाहक का मतलब इसमें होता है कि जिस तरह से ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा। इंडियन ज्योग्राफी के ट्रांसपोर्टेशन में हमने एयरवेज पढ़ा था, सीवेज पढ़ा था, वाटरवेज, सीवेज या वाटरवेज पढ़ा था, और रोडवेज पढ़ा था, और ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। इसमें वाटरवेज जो था, इसमें ये जल वाहक वाला सेक्शन था, जिसमें कि आपका कार्गो मोशन एंड बिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला सेक्शन के लिए था, जिसमें कि हम लोग जल से ट्रांसपोर्टेशन कराएं, जिससे कि हम लोगों का पॉल्यूशन भी ख़त्म हो और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है सस्ता हो।